नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक हम बेहद दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा का विषय है कि वामपंथ का द एंड हो गया है भारत की राजनीति से। यानी कि आखिरी किला जो केरल में था वह भी फतह हो गया है, वह भी कहीं न कहीं गिर चुका है। बात की जा रही है विजयन सरकार की। केरलम भी हार चुकी है वामपंथ। अब उसको लेकर के जैसे कि पहले बंगाल गढ़ हुआ करता था, बिहार का भी कुछ हिस्सा गढ़ हुआ करता था, त्रिपुरा गढ़ होता था, फिर कहा गया कि केरल तक मामला सिमट करके रह गया, लेकिन अब वामपंथ के हाथ से केरल भी फिसल गया। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वामपंथ का इतिहास क्या रहा है, वैश्विक स्तर पर क्या रहा है, भारत पर वामपंथ कैसे कैसे अपना प्रभाव छोड़ता है, कैसे इसका विस्तार होता है और कैसे अंत होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह बात भी समझेंगे कि आखिर वामपंथ का मतलब क्या होता है, वामपंथ विचारधारा आया कहां से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी चूंकि भारत में 6 ऐसी पार्टियां हैं जिसको राष्ट्रीय दर्जा चुनाव आयोग ने दिया है, जिसमें से एक वामपंथी दल भी है। तो अब प्रश्न यह भी होता है कि क्या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रहेगा या वह भी छिन जाएगा, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने का क्या तात्पर्य है, क्या ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं जिसके वजह से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है, और अब वामपंथ उन तमाम नियम कानूनों को फुलफिल करता है भी कि नहीं, तो चुनाव आयोग क्या वापस ले लेगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। ये तमाम चीजें हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो जरा आज धैर्य बना करके देखें। आज देखिए हर तरफ है वाम मुक्त भारत को लेकर के बात की जा रही है कि केरल में हार के साथ ही देश में ढह गया लेफ्ट का आखिरी किला। हालांकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जेएनयू में थोड़ा सा हिस्सा अभी भी है, क्योंकि जेएनयू में वामपंथ के जो कुछ दल हैं, छात्र संघ के चुनाव जो लड़ते हैं वहां पर वो जीतते रहे। लेकिन भारतीय राजनीति में अगर बात किया जाए, जो उसमें कहीं ना कहीं आपको राज्य में सरकार की बनाने की बात या देश में जो बड़ी भूमिका होती थी, वह लगभग अब खत्म ही है। तो यहाँ पर किस तरह से अवसान होता है, आखिरी किले के तौर पर केरल, या जिसको आप केरलम आप कहते हैं, इसकी बात 2026 में की जाएगी। 1957 पर चलते हैं, आजादी के ठीक कुछ समय बाद की बात थी। 1957 बहुत ऐतिहासिक साल हुआ था। क्यों ऐतिहासिक साल हुआ था? क्योंकि केरल वह राज्य था, पूरे विश्व में, ध्यान रखिएगा जो बात मैं कह रहा हूं, पूरे विश्व में ऐसा पहला जगह था जहां पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, फ्रांस का क्या हुआ, रसिया का, चाइना का, है ना, क्यूबा का। तो मैं आपको फिर से ध्यान दिलवाऊंगा कि मैंने कहा कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार, यानी कि लोगों ने पहली बार वामपंथी पार्टी को चुनकर के सत्ता में बिठाया हो। इससे पहले जहां जहां भी हुआ, वामपंथ सरकार में आई, सत्ता में आई, ध्यान रखिएगा, वो आंदोलन के दम पे आई। ठीक है, वो आंदोलन से निकली। तो कुल मिलाकर के यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से आया, और वह भी 2057 यहाँ पर भारत के दृष्टिकोण से, और 2026 में पिनाराई विजयन सरकार जो केरलम के मुख्यमंत्री थे, अब तो मतलब नहीं रहेंगे, इनकी विदाई केवल एक चुनावी हार नहीं बल्कि एक युग का वामपंथ का भारत में अंत माना जाता है। अब कुछ ऐतिहासिक भूल की चर्चा करते हैं। आखिर वामपंथ यहां तक पहुंचा कैसे? कुछ जानकार विद्वान कहते हैं कि दरअसल अगर वामपंथ के इतिहास के पन्नों को पलट के देखा जाए तो इसके लिए वामपंथी नेता और उनके विचारक खुद ही जिम्मेदार रहे हैं, और उन्होंने कई बार सेल्फ गोल कर लिया, है ना, फुटबॉल का एक शब्द है, क्या सेल्फ गोल रहा, देखिए कुछ अवसर खोए। वामपंथ के पतन को समझने के लिए इतिहास पर चलते हैं, जिसमें एक बात तो कहा गया कि 1996 का प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव आया था। कहां पर? ज्योति बसु के पास। ठीक है, इनसे कहा गया था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए और बनिए, लेकिन इन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, है ना। माकपा सीपीआई-एम की सबसे बड़ी रणनीतिक चूक आज तक यही मानी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि ज्योति बसु उस वक्त प्रधानमंत्री पद को स्वीकार कर लेते, प्रधानमंत्री बन जाते, तो मार्क्सवाद का प्रभाव, वामपंथी दल का प्रभाव जो है वह उत्तर के राज्यों में भी होता, और उत्तर के राज्यों में था भी। बिहार में देखेंगे, मैंने पहले चर्चा कहा कि बहुत हद तक था, है ना, लेकिन बाकी जगह पर वो धीरे धीरे खत्म ही हो गया। तो संभव है उत्तर प्रदेश में होता, उत्तराखंड में होता, गुजरात, दिल्ली में होता, है ना। ये विचार बढ़ते चले जाते, और खास करके जो हिंदी पट्टी है उत्तर भारत, इसमें इसका प्रभाव बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सेल्फ गोल नंबर 1। दूसरा क्या हुआ? राष्ट्रीय मुद्दा से खुद को हटा लेना। एक तो क्या है, राष्ट्रीय राजनीति में खुद को लाने से हिचकना, पहला प्रधानमंत्री पद का स्वीकार नहीं करना। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, यहां से क्या होता है, 2018 का जो परमाणु समझौता हुआ था, इसके अंतर्गत क्या हुआ, 2008 में मनमोहन सिंह सरकार से इन्होंने समर्थन वापस ले लिया, और यह कहा गया आत्मघाती एक निर्णय हुआ वामपंथ के लिए, चूंकि राष्ट्रीय राजनीति से वो केंद्र से हट गए
और यह कहा गया कि उनके कट्टरपंथी सोच की वजह से जो इस देश का मध्यम वर्ग है, जो अपने आप को इस राष्ट्र से जोड़ करके देखता है अपने खुशी या गम को, वहां ये हट गए। तो कुल मिलाकर के देश का आम नागरिक जो है, मध्यम वर्ग जो है, वो वामपंथ से दूर हो जाता है। 2008 के परमाणु समझौता होने के बाद से मनमोहन सिंह सरकार से ये इन्होंने समर्थन लिया था उसके बाद। तो ये दो सेल्फ गोल ऐसा रहा जिसको लेकर के कहा गया कि इनका प्रभाव लगातार कम रहा, और उसकी ही कहीं ना कहीं परिणाम आज देखने को मिल रहा है इतने वर्षों के बाद कि आखिरी किला जो केरलम रहा वह भी कहीं ना कहीं ढह गया। अब पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, जिसकी चर्चा मैंने आपसे पहले भी किया, पश्चिम बंगाल एक ऐसा जगह रहा जहां पर लंबे समय तक वामपंथ ने शासन किया। 2011 में देखा जाए तो 34 साल का शासन रहा, तकरीबन कह सकते हैं 3.5 दशक। उसके वामपंथ के उस शासन को यहां पर जो है विधानसभा का जब चुनाव हुआ था और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी ने उसको उखाड़ फेंका था। और कुल मिलाकर के अगर यहां पर देखा जाए तो जो भूमि अधिग्रहण विवाद हुआ, खास करके सिंगूर नंदीग्राम, ये घटना आप जानते हैं, किसान हितैषी छवि जो वामपंथ का माना जाता था, और यह जो कहा जाता है कि वामपंथ सर्वहारा की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं, कुल मिलाकर के देखा जाए तो वो छवि कहीं न कहीं यहां से धूमिल हो जाता है। और वो छवि धूमिल हुआ और फिर धीरे धीरे देखा गया कि पश्चिम बंगाल से विदाई तय हो गई। अब जरा सोचिए, 200 से अधिक सीट जो है वह बीजेपी को आया है, तकरीबन 80 के आसपास जो है वो तृणमूल कांग्रेस के पास, और वामपंथ गायब है पूरी तरह से। सीट है नहीं, 1-2 सीट है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि वो वामपंथ जिसने बंगाल पे 34 सालों तक राज किया हो, आज ढूंढने से भी नहीं मिलता है। यानी कि सफाया हो गया पूरी तरह से वामपंथ का। इसके अलावा कोलकाता जब गया तो त्रिपुरा पर आस रखा। हालांकि त्रिपुरा की आप जानते हैं, मानिक सरकार की आप बात जानते हैं, और वो बहुत सादगी के लिए जाने जाते थे, बहुत ही ग्राउंड लेवल के लीडर माने जाते थे। लंबे समय तक उन्होंने भी शासन किया, लेकिन 2018 में भाजपा ने चलो पटलाई, यानी कि चलो बदलाव करते हैं, बदलते हैं, और इस सोच के साथ त्रिपुरा में इलेक्शन कैंपेन को चलाया। और फिर देखा गया कि वामपंथ जो पूर्वोत्तर में थोड़ा सा फुल फल रहा था, वहां पर मानिक सरकार गिर जाती है। और एक साथ देखेंगे तो एक तरफ बंगाल में ममता बनर्जी ने सफाया किया, और यहां पर मानिक सरकार का सफाया वामपंथ का लंबे समय से अगर आप देखेंगे वहां पर जो थे, तो उनका सफाया भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ये दोनों राज्य वहीं से निकल चुका था, तो आधार पूरा वामपंथ का खत्म हो चुका था। राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा वजूद बचा नहीं था, बच गया था केरलम, और केरलम में भी देखेंगे लंबे समय से यहाँ जो चल रहे थे वो खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के ये बात तो हम समझ गए कि भारत में अब वामपंथ का इतिहास जो है वह कहीं ना कहीं इतिहास ही बन गया है, यानी कि इतिहास के पन्नों में अब वो दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर समझेंगे आखिर ये वामपंथ है क्या, ये दक्षिण पंथ क्या है, राइट विंग लेफ्ट विंग ये क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, वामपंथ को लेफ्टिस्ट कहते हैं, लेफ्ट विंग, और दक्षिण में पंथ यानी कि राइट विंग, दो अलग अलग विचार है ना। अब सोचिए, दुनिया विचारों पर कैसे दो भागों में बट गई हो, ये कितनी खूबसूरत बात है ना। एक नजर से देखा जाए तो वैचारिक तर्क के आधार पर बटना, और ये दो अलग अलग किनारे हो गए। और यहां पर यह कहा गया कि ये जो विभाजन हुआ इसका आधार समाज रहा, अर्थव्यवस्था रहा, कि समाज कैसे चलना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं विचार अलग होते चले गए। लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति जो है वह 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के दौरान होता है। क्या होता है? फ्रांस की असेंबली में जो लोग राजा का समर्थन करते थे, यानी कि जिन्होंने कहा कि राजा के सत्ता में हमें विश्वास है, हम अभी भी राजा का समर्थन कर रहे हैं, वो दाईं तरफ यानी कि राइट में बैठे, तो राइट विंग हो गए। और जो लोग तुरंत जो है बदलाव चाहते थे या क्रांति चाहते थे कि नहीं बदलाव करना है, क्रांति करना है, राजा के सत्ता को उखाड़ करके फेंक दो, वो लोग क्या है बाईं ओर बैठे, तो वो लेफ्टिस्ट हुए। तो यहां से ही ये शब्द चला था फ्रांसीसी क्रांति से। राइट और लेफ्ट, सिर्फ समझिए राइट और लेफ्ट में राजा के बैठने से ये विचार चला, हालांकि इसका वैचारिक स्तर पर अलग अलग मतलब था। जैसे कि अगर देखा जाए वामपंथ जो कि लेफ्ट में बैठे थे, उनका यह जोर था सामाजिक आधार पर कि समाज में समानता का भाव हो, है ना। कोई व्यक्ति बहुत गरीब क्यों है, कोई व्यक्ति बहुत अमीर क्यों है, जैसे इकोनॉमी में हम कैसे पढ़ते हैं ना कि अमीर अमीर ही होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, आय की असमानता आप पढ़ते हैं भारत जैसे देशों में और बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये समता मूलक समाज पर जोर देते थे, समाजवाद की अवधारणा, या समाजवाद से भी अब आगे बढ़कर के बात करेंगे, जो आदर्श मूलक स्थिति रहा वो साम्यवाद की बात करना हो जाता था कि समाज में सबको एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए स्टेट के द्वारा। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इनका कहना था कि सरकार का अधिक नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर होना चाहिए।
लंबे समय तक अगर देखेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इस विचार का प्रभाव रहा भी, खास करके 90 के दशक में जब क्राइसिस हमारे इंडियन इकोनॉमी पे आया था तब तक देखने को मिला। फिर हमने एलपीजी अपना लिया, यानी कि उदारीकरण, और किस तरह से हमने ग्लोबलाइजेशन किया, निजीकरण किया और अपने मार्केट को एक तरह से खोला। फिर भी आज देखेंगे हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मिक्स्ड ही है ना। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनका ये था कि सरकार का अधिक नियंत्रण हो और वेलफेयर स्कीम्स ला सकें लोगों के लिए, आम जनों के लिए ये काम किया जा सके। दृष्टिकोण इनका प्रगतिशील और परिवर्तनवादी माना गया कि अगर सुधार ना हो तो तुरंत परिवर्तन करो, क्रांति करो, बदलाव कर दो और प्रगतिशील सोच को ले आओ। तार्किक आधार पर समाज को बढ़ना चाहिए, तेजी से बदलाव के हमेशा समर्थन रहे। इसीलिए वामपंथ में जहां जहां भी आप देखेंगे तो बदलाव हुआ है, वहां पर एक शब्द चर्चा रहा है, क्रांति। वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी विचारधारा को समर्थित करते थे, वो कहीं ना कहीं आपको वामपंथी विचारधारा से भी थोड़े बहुत जुड़े हुए थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ वजह यही था कि तुरंत बदलाव की स्थिति देखने को मिलता था। जब दक्षिण पंथ की बात करेंगे, वही दक्षिण पंथ फ्रांसीसी क्रांति में चलिए, राजा के दक्षिण में जो बैठे थे, राजा का जो समर्थन कर रहे थे कि नहीं राष्ट्रीय गौरव का विषय है, परंपरा की बात करते हैं, दक्षिण पंथी पार्टियां जहां भी होती है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात यहां पर की गई। यहां पर क्या था, सरकार का नियंत्रण। यहां पर क्या है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं आप देखेंगे जैसे हमने निजीकरण को अपनाया था 90 के दशक में, उस चीज को बढ़ावा। रूढ़िवाद और यथास्थितिवादी, यथास्थितिवादी कहने का तात्पर्य हो गया है कि तुरंत चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं है कि ये बदलाव स्वीकार नहीं करते, बस ये है कि एकदम तत्क्षण बदलाव कैसे हो सकता है। इनका मानना है अगर तत्क्षण बदलाव करेंगे तो समाज में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो उथल पुथल मच जाएगा। तो एक सिस्टमैटिक पैटर्न से आप बदलाव की स्थिति से गुजरिए, ये कहना होता है किसका, राइट विंग का, दक्षिण पंथी लोगों का। और धीरे धीरे परंपरा अनुसार जो है बदलते हैं, संस्कृति, सभ्यता, इन सब चीजों पर जोर देते हैं। भारत में अगर शुरुआत, ये एक चीज तो समझ गया लेफ्ट राइट का अंतर। भारत में अगर शुरुआत की बात की जाएगी तो मैंने पहले भी कहा कि आपको एक तरह से जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन रहा उसको ध्यान में रखना चाहिए। और 1917 में रूसी क्रांति जो सफल हुआ, उससे निश्चित तौर पर भारत में बहुत सारे लोग जो हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वो प्रभावित हुए। उनको लगा कि जिस तरह से रूस की क्रांति सफल हुआ है, हम भी अंग्रेजों के खिलाफ ये काम कर सकते हैं। और कुछ हद तक ये शुरुआती दौर में 1920 से 25 तक आपको देखने को मिला। और ये चरम बिंदु था क्योंकि महात्मा गांधी का एंट्री यहाँ पर हो चुका है और सहयोग आंदोलन की यहाँ पर काम चल रहा है। उसी दौरान ये क्रांतिकारी घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहा है, वामपंथ का प्रभाव भारत में बढ़ता जा रहा है। ये सारा चीज आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े हैं तो वो अपने दिमाग में लेके चलिए कि पैरेलल कैसे कैसे वामपंथ भारत में बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो है कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर अपना प्रभाव जमाती चली गई और फिर बंगाल इसका गढ़ बनता चला गया। खास करके उसी से अगर देखेंगे, चूंकि बंगाल में जमींदार बहुत थे तो जमींदार और किसानों का संघर्ष को लेकर के बातें की गई। हालांकि जो संघर्ष की मूल भावना रहा था अमीर गरीब, जो कार्ल मार्क्स कहते थे ना वर्ग संघर्ष की बात, तो अमीर गरीब जो वर्ग संघर्ष में जब हम चर्चा करते हैं, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ते हैं और उसमें आप अमीरी और गरीबी की बात करेंगे, इसके बीच संघर्ष जो है भारत में लगभग वैसा देखने को नहीं मिला। क्योंकि भारत में जो यहां पर बात किया गया स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, वह कहीं ना कहीं था जमींदार। जैसे मैंने कहा ना कि बंगाल में जमींदार और यहां पर कह सकते हैं किसान। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को अगर आप पढ़ेंगे या उस समय जो लिटरेचर है, जैसे आप मुंशी प्रेमचंद के लिटरेचर को ही पढ़ लीजिए, तो जितने भी लिटरेचर आपको देखने को मिलेगा, जैसे गोदान एक है, गोदान में बहुत अच्छे से इन सब चीजों का भी चर्चा किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे कभी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जमींदार और किसान के बीच ठीक वैसा संघर्ष नहीं है जैसा कि आपको यूरोप में या वेस्ट में देखने को मिला अमीर गरीब के बीच। ठीक है, कुल मिलाकर के जमींदार और किसान के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था रहा, है ना। हाँ, ये जरूर रहा कि जमींदारों पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने किसानों का शोषण किया और अंग्रेजों के प्रभाव में आकर के किया, लेकिन फिर भी इस दोनों में संघर्ष उस हद तक देखने को आपको नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर के यही बातें की जाती है कि जिस तरह से वामपंथ का प्रभाव आया, ये विचार जो है एक तरह से आयातित विचार भारत में रहा और वो बंगाल में आया, केरल में आया, बिहार के कुछ हिस्से में आया, नॉर्थ ईस्ट में गया, जहां जहां इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन वो आयातित विचार जो है वो भारत के कंडीशन में ठीक से फुलफिल नहीं हो पाया, सेट नहीं हो पाया।
क्योंकि वहां पर वर्ग संघर्ष अलग था, यहाँ पर वर्ग संघर्ष जो है जमींदार किसान का रहा। और जमींदारी वाला भी जो चला, जो नक्सलवादी बात कहते हैं, वहां से जो नक्सलवाद की घटना आगे बढ़ती है वो हिंसक घटना के तौर पर आगे बढ़ गई, जिसका भारतीय लोगों ने कभी समर्थन किया नहीं। तो ये ज्यादा आगे चल के स्टेट के लिए प्रॉब्लम बनता है। तो कहीं ना कहीं वो छवि भी वामपंथ का धीरे धीरे धूमिल होता हुआ चला गया। 1920 में ताशकंद में मानवेंद्र नाथ राय और अन्य ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नींव यहाँ पर रखती है, उस समय की बात की जा रही है। और भारत में इसकी औपचारिक शुरुआत 1925 के कानपुर सम्मेलन से होता है। उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है अंग्रेजों से आजादी नहीं, ध्यान दीजिएगा, बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों से गरीबी की मुक्ति। और यही जो वर्ग संघर्ष की बात है ना, ये वर्ग संघर्ष ठीक से बैठ नहीं पाया, इसलिए मैं कह रहा हूं ये आयातित विचार रहा, जो कि आया 1917 में, वो रूस की क्रांति से विचार प्रभावित होकर के जरूर आया। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो जो जमींदार और किसान का संबंध रहा है वो संघर्ष ठीक वैसा नहीं था जैसा कि अमीर गरीब के बीच था रसिया में या फ्रांस में। तो कुल मिलाकर के इसलिए बहुत सफलता आगे चलकर मिलता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, चूंकि उस वक्त राष्ट्रीय पटल पर कांग्रेस पार्टी का देखा जाए तो एक तरह से पूरी तरह से आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के बैनर के तले ही राष्ट्रीय आंदोलन चलता था। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर भी बहुत सारे ऐसे लीडर रहे कि जब वामपंथ का विचार आया तो बहुत ज्यादा अपने आप में आदर्शवादी विचार था, लोगों को बहुत, और खास करके जो युवा थे, जो क्रांतिकारी लीडर थे, जो एकदम कुछ कर गुजरना चाहते थे कि तुरंत अंग्रेजों को बाहर करो, उनको बहुत आकर्षित करने लगा वामपंथ का विचार। तो कांग्रेस के भीतर भी बढ़ने लग गया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी वामपंथी विचार, खास करके जो समाजवाद कहेंगे, हमारे संविधान में भी इसको लाया गया, उससे बहुत प्रभावित थे। 1934 में कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई ताकि पार्टी को और अधिक प्रगतिशील बनाया जा सके। कुल मिलाकर के और भी लोग जो है वह पार्टी से जुड़ते चले जाए। और आजादी के बाद की जब बात करेंगे, मैंने 1957 की चर्चा आपसे किया था और मैंने कहा था कि केरल, उस समय का आज का केरलम, पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार बनती है और उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींच लिया कि भारत में जो है पहली बार एक तरह से चुनी हुई कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है। लेकिन समय के साथ क्या होता है कि वामपंथ में मतभेद भी होता है, इसका विभाजन भी होता है। 1964 में जब आते हैं तो उस समय का केरल आज की केरलम की सत्ता से हटने और वैश्विक राजनीति यानी कि रूस और चीन के बीच जो मतभेद होते हैं, तो भारतीय वामपंथ में भी कहीं न कहीं दरार आ जाता है। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई यहां पर विभाजित हो जाती है और एक नया दल बन जाता है सीपीआई-एम, यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसका प्रभुत्व आज के राजनीति में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद से केरल की राजनीति में सीपीआई-एम सबसे बड़ी वामपंथी ताकत बनकर के निकली। आज की अगर चर्चा करेंगे वामपंथ की छोटी बड़ी, तकरीबन अगर कहा जाए ना तो 27-28 पार्टियां हैं। चर्चा में यही सीपीआई या सीपीआई-एम रहता है, लेकिन 27-28 पार्टियां हैं जो चर्चा में, मतलब वो छोटी मोटी वामपंथी पार्टी हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो गई, ढेर सारी पार्टियां हैं, लेकिन अब कह सकते हैं कि वजूद कहीं ना कहीं उसका खत्म होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न है कि क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब खतरे में है, यानी कि सीपीआई-एम की बात की जा रही है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था। तो अब यहां से हम तीसरे फेज पे आ गए हैं आज के लेक्चर में कि जरा ये समझे कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता कैसे है। देखिए, इसके लिए कुछ शर्त है। चुनाव आयोग कहती है कि कम से कम 4 राज्यों में आपको राज्य पार्टी का दर्जा होना चाहिए। सीपीआई-एम अब केवल केरल, त्रिपुरा और तमिलनाडु तक सीमित रह गई है, शर्त पूरी नहीं कर रही है। जो एक तरह से बंगाल की स्थिति आपने देखा, मैंने कहा 1-2 सीट लाई है, तो वहां तो लगभग खत्म ही हो गई है और यहाँ भी आधार अब कमजोर हो ही रहा है। कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट प्लस 4 लोकसभा सीटें होनी चाहिए, मतलब या तो ये या ये, कोई भी आप एक शर्त पूरा कीजिए। तो केरल में हार हो रही है, त्रिपुरा में सीमित आधार है, तमिलनाडु में गठबंधन पर पूरी तरह से निर्भर है, तो शर्त ये भी पूरा करना मुश्किल है। या फिर ये तीसरा, लोकसभा की 2% सीटें कम से कम 11 सीट पर होनी चाहिए। सीपीआई-एम के पास इतनी सीटें नहीं है, यानी कि तीसरी शर्त भी राष्ट्रीय पार्टी बनने की जो है चुनाव आयोग के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा करते हुए नजर नहीं आ रही है। वास्तविक स्थिति फिर क्या है? सीपीआई-एम फिलहाल अधिकांश शर्तें पूरी नहीं कर पा रही है, तो अब चुनाव आयोग के पाले में गेंद है। हालांकि चुनाव आयोग किसी भी पार्टी से तुरंत राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं छीनती है, इलेक्शन के रिकॉर्ड को देखती है, कुछ इंतजार करती है, चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, उसके बाद कुछ अवधि के बाद ये निर्णय लिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर फिर आपके मन में प्रश्न आ जाएगा कि क्या सीपीआई-एम की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन सकता है? सीधे तौर पर है जवाब हाँ, इसकी संभावना है। चुनाव आयोग पर निर्भर करता है और आने वाले कुछ समय में इस बात को लेकर के संभव है कि आप कुछ बहुत बड़ा निर्णय होते हुए देखेंगे। अब भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की बात करेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार वर्तमान में भारत में
6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिसकी चर्चा मैंने आपसे पहले भी किया था। ये जो 6 राष्ट्रीय पार्टी देखेंगे, सबसे बड़ी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और सबसे पुरानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा सबसे नई जो राष्ट्रीय पार्टी बनती है वो आम आदमी पार्टी बनती है, और फिर बहुजन समाज पार्टी जो है बीएसपी, और इसके अलावा यहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम, जिसको लेकर के अब प्रश्नवाचक इस पर चिन्ह लग रहा है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है ना एनपीपी, ये पूर्वोत्तर की देखा जाए तो सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर देखी जाती है, और वहां का एकमात्र नेशनल पार्टी है। खास करके मेघालय वगैरह में अगर आप देखेंगे तो काफी चर्चा में यह पार्टी रहती है और काफी इसका अच्छा वहां पर वजूद है, इसीलिए राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। यहां पर एक प्रश्न है, वामपंथ और दक्षिण पंथ शब्दों की उत्पत्ति किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है? 4 यहां पर विकल्प दिए गए हैं, जवाब ढूंढ करके आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे अब बताइए कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बंगाल में, त्रिपुरा में और अब केरलम में भी वामपंथ की जो पूरी सरकार है वो गिर चुकी है, वामपंथ इतिहास का एक हिस्सा बन चुका है, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो जेएनयू में बचा है। क्या आपको लगता है आने वाले समय में जिस तरह से जेएनयू में भी देखेंगे एबीपी का जिस तरह से वोट शेयर बढ़ रहा है, आने वाले समय में वहां भी कुछ परिवर्तन हो सकता है? आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वामपंथ भारत की राजनीति के लिए, भारत के समाज के लिए एक अच्छा मैसेज लेकर के आएगा, इसका अंत होना, या बुरा है ये? अगर आप खास करके डेमोक्रेसी के हिसाब से देखें कि एक बड़ी विपक्षी पार्टी का खत्म होना। ये सारे विचार जो भी आपको होंगे तर्क के आधार पे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृति आईएएस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।